आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। कॉट थीटा के बराबर है तो हमें कुछ फार्मूलाज भी याद होने चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन को नहीं देखे। अगर हम याद रखें कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे फार्मूला जब लिखते हैं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतना तो याद ही होना चाहिए एक विद्यार्थी को, इसलिए इसमें ढूंढेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दिख गया बी, तो सही ऑप्शन यहाँ होगा हमारा बी। एग्जाम्स में पहले कुछ फॉर्मूला को देखते हैं, उसके बाद क्या ऑप्शन दिया हुआ है उसको देखते हैं, और ऑप्शन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव को करते हैं। सीधे ऑप्शन ढूंढा जाए ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद है दूसरा सवाल कि समीकरण युग्म 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा का समीकरण है -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के हल हैं। अब ये कहता है कि इसके कितने हल हैं। इसके लिए भी हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूला पे हम इसको सेट करते हैं। तो इसको देखते हैं हम। हमारे पास एक संबंध होता है, आप उसको a1 बटा a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 या a बटा d, b बटा e, c बटा f कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि पहले समीकरण के x के गुणांक को a कहते हैं। दूसरा के लिए अगर हम देखें कि कैसे इसको हल करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा इसका y का गुणांक 2, और c इज इक्वल टू हो जाएगा अचर पद। दूसरे इक्वेशन के लिए अगर हम लिखते हैं d इज इक्वल टू हो जाएगा -3, e इज इक्वल टू -6 और f इज इक्वल टू 1। अब हमको देख लेना होगा जल्दी से, a बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई -3। -3 इसका हर ऋणात्मक है, इसको धनात्मक कर लेंगे। क्योंकि सब करेंगे नहीं तो ये माइनस ही डिस्टर्ब करेगा कि क्या सही है, -1/3। उसके बाद इसका b बटा ई देखेंगे, b बटा ई देखेंगे, b बाई ई 2/-6। इसका भी ऋणात्मक है, इसको भी पहले हम -1 से गुना कर लेंगे, अंश और हर दोनों में। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -2/6। ये कैंसिल होने वाला है, 2 1 2, 2 3 6, -1/3। अब a बटा डी निकाले -1/3, b बटा ई भी निकाल लिए, हमको 1/-1/3 आ गया। अब इसको हम c बाई एफ भी करेंगे। c बाई एफ ये आपको समझाया जा रहा है कि क्या कर सकते हैं, कैसे। c बाई एफ 5/1। अब एक संबंध हमको मिला, क्या मिला कि a बाई डी इज इक्वल टू b बाई ई, दोनों बराबर है, c बाई एफ बराबर नहीं है c बाई एफ। तो ये कब होता है, ये होता है आपको जब क्या होते हैं, एक कोई हल नहीं होता है। इसके लिए आपका कोई हल नहीं होता है। 3 फॉर्मूला है, a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई आ गया। तो इसके लिए होता है अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल, a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं c बटा एफ आ गया। तो इसका होता है आपका कोई हल नहीं, और तीनों बराबर हो जाए, a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा एफ, तो अनंत हल होते हैं। तो हम ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कि क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन में हो जाएगा कोई हल नहीं, ये ऑप्शन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात
5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। अगर इसको ऐसे ही हम ऑप्शन में ढूंढने लगेंगे तो शायद परेशानी होगी कि क्या होगा नहीं होगा। थोड़ा सा हम सवाल को 1-2 बार पढ़ेंगे और क्या कर सकते हैं कम से कम समय में उसको देखेंगे। दिए हुआ है त्रिज्याओं का अनुपात दिए हुआ है, अगर और ऊंचाइयों का अनुपात दिए हुआ है, हमको निकालना है आयतनों का अनुपात। तो अगर हम इसमें 2 बेलनों की त्रिज्या, एक की ये है दूसरे की ये है, अनुपात में है। अगर इसको हम x में मान ले अनुपात को, इस ऊंचाई को भी h में मान ले, तो हम थोड़ा आसान कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है तो हम इतना समझ सकते हैं कि ये पहले बेलन की त्रिज्या है, ये दूसरे बेलन की त्रिज्या है, ये पहले बेलन की ऊंचाई है, ये दूसरे बेलन की ऊंचाई है, तो दोनों के आयतनों का अनुपात। तो आयतन हम जानते हैं बेलन का आयतन होता है πr²h। तो अगर एग्जामिनेशन में इसको हम इतना भी कर सकते हैं कि लिख ले कि क्या हो सकता है, तो आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात जल्दी से इतना कर ले। अगर अनुपातिक भाग अगर हम x लेके नहीं करते हैं, x का कैलकुलेशन थोड़ा सा फिर x एक्स्ट्रा लिखना होगा, तो इतना हम कर सकते हैं कि r1 इसको मान लेते हैं पहले वाले को, तो πr1² इंटू h1 कर दे बाई πr2² इंटू h2 कर दे। मतलब इसको हम r1 मान लिए, इसको r2, इसको h1, इसको h2। अब इस पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा पाई इंटू कितना है 2 है, r1 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, h1 5 है तो यहाँ 5 कर सकते हैं, बाई पाई इंटू इसको कर दें हम 3 का स्क्वायर इंटू 3। जब आगे बढ़ेंगे तो ये पाई इंटू 4 इंटू 5 बाई पाई इंटू 9 इंटू 3। पाई से पाई कैंसिल करेंगे और इसको जब गुना करेंगे तो 5 का 20, 9 तिया 27, मतलब कि ये 20:27 होगा। तो अब हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। 20:27 कहीं दिख रहा है, 20:27 दिख रहा है हमको ऑप्शन में, इसका मतलब है कि बी हमारा सही है। तो अगर थोड़ा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस सही हो जाता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। और डायरेक्ट ऑप्शन में जाके उसको ढूंढने से बढ़िया है कि अगर आपको थोड़ा फार्मूला पे इसका इस्तेमाल कर ले, थोड़ा फार्मूला लगा ले और जो उसका शॉर्टकट मेथड हो उसको इस्तेमाल करके हम कोशिश करें कि निकल जाए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, वो 3 तरह से पूछा जाता है। कभी त्रिज्या पूछा जाता है, कभी केंद्र से उस बाह्य बिंदु की दूरी पूछा जाएगा, और कभी बाह्य बिंदु से उस वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जा सकती है। तो इसी सवाल को 3 तरह से पूछ सकता है, उसके अंक भी बदले हो सकते हैं, लेकिन सबको बनाने का एक ही तरीका है। वो एक तरीका है कि अगर आप देख ले कि मान लिया जाए कोई एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और बाह्य बिंदु बाहर है कहीं स्थित, ये बिंदु एक स्थित है जो कि 13 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 13 मीटर है। इस पर एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा जो है यहां से स्पर्श रेखा इस वृत्त को बाहर से छूते हुए निकल जाती है। स्पर्श रेखा और ये जो है ये इसकी त्रिज्या होती है। किसी भी वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या है और इसमें 2 चीज हमको दिए हुआ है, हमको ध्यान देना है कि क्या क्या दिए हुआ है। ये दिए हुआ है 13 सेमी और ये भी दिए हुआ है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा है यहां से यहां तक, ये 12 है, तो ये निकालना है आपको, त्रिज्या निकालनी है। ये r मान लीजिए कि त्रिज्या r है। तो अब करना क्या है ये जरूरी है। यहां हम जानते हैं, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो है इसका मतलब यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना, ये त्रिभुज समकोण हो जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो जस्ट इसके सामने की भुजा ये कर्ण है, तो ये आपका आधार और ये लंब हो गया।
तो पाइथागोरस से हम निकालेंगे तो आर निकालना है। तो आर के लिए अब हम पूरा नहीं लिख के अगर सीधे लिख दे आर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 169 माइनस 144 जो कि होता है 25 बराबर 5 सेमी। ये हमारा हो सकता है आंसर। अब देखेंगे ऑप्शन में आंसर है कि नहीं है। ऑप्शन में देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से किस द्विघात के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। अब ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए हुआ है, हमको बताना है कि वह द्विघात समीकरण क्या होगा, कौन सा द्विघात समीकरण है वो। तो इसके लिए हमको एक चीज याद रखना होगा, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये हमेशा ही रहेगा इसमें, इस तरह के सवाल में। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 है, अल्फा इंटू बीटा 2 है, शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो अब द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद अगर हम चाहें तो जल्दी से लिख सकते हैं, इतना मालूम हो तो इतना नहीं भी लिखे, अगर दिमाग में कैलकुलेट करते हैं कि शून्यकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो वो द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र px मालूम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसी को हम डाल दे एक्स स्क्वायर माइनस मान के हिसाब से, तो ये हो जाएगा माइनस, ये है आपका -3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में ये कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पहला ही ऑप्शन हमारा ये समीकरण आता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरह से ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा अगर समय दे और थोड़ा सा हिसाब से करे तो अच्छे अंक लाने बहुत मुश्किल नहीं है, और ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है।